नमस्कार दोस्तों, मैं टीजे सर। मैं आप सबका स्वागत करता हूं टीजे सर 82 में। और आज मैं लेकर आया हूं पीजी पुलिस भर्ती एग्जाम के राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है भारत की अर्थव्यवस्था। और इसमें मैं 50 एमसीक्यू सवाल लाया हूं जो सभी के सभी कूट वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यदि फर्स्ट टाइम है वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। और यहाँ पर अर्थशास्त्र इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, जब हम राजनीति की बात करते हैं या इतिहास की तो हम उसको अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र क्या होता है, आपके पेपर में हर भाग से बराबर के सवाल आएंगे, तो वहां पर आपको सभी भागों को ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र में हम लोग जनरली कम टच में रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा अर्थशास्त्र का कूट वाले 500 एमसीक्यू। तो चलिए हम शुरू करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था, और इसके अंतर्गत हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो यहाँ पर है कि क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका रीजन है इसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों कार्य करते हैं। तो मिश्रित क्षेत्र में ये दोनों शामिल होते हैं। तो 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था होता है, एक निजी, एक सार्वजनिक और दोनों को मिला के मिश्रित। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित। इसलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। अगला हम लोग सवाल देखते हैं कि भारत क्या है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। यदि हम विकासशील और विकसित की बात करें तो विकसित, विकासशील और अति विकसित ऐसे करके ये 3 भागों में होता है। तो भारत क्या है, विकासशील है। तो विकासशील है और प्रति व्यक्ति आय कम है और ज्यादा से ज्यादा लोग क्या है, कृषि पर निर्भर है। ये भी क्या है, हमारा सत्य है। तो कथन भी सत्य है, ये भी सत्य है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। तो याद रखना है कि आपको भारत कौन सी अर्थव्यवस्था है, एक उभरती हुई विकासशील अर्थव्यवस्था है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमको है कि दिए गए कथनों में से हमको सही कथन चुनना है कि कौन से कथन सही। भारत की अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था है। बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है, ये सबसे पहले आपको जानना है कि जैसे ये हमारा भारत है, यदि ये दूसरे देशों के साथ व्यापार करता है तो इसको बोलते हैं खुला अर्थव्यवस्था। जब कोई भी देश बाहर व्यापार ना करके केवल अपने राज्य में व्यापार करे, अपने देश में के ही अंदर व्यापार करे, तो उसको क्या बोला जाता है, बंद अर्थव्यवस्था। तो आपको ध्यान रखना है भारत एक बंद अर्थव्यवस्था नहीं है, इसलिए क्या है, गलत है। मतलब अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार होता है, आयात निर्यात होता है, वो नहीं होता, वो बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है, ये आपको जानना है। भारत की अर्थव्यवस्था नियोजित और उदारीकरण दोनों से प्रभावित रही है, ये बिल्कुल सही है। भारत की अर्थव्यवस्था केवल निजी क्षेत्र पर आधारित है। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसा है, हम ऊपर देखें, मिश्रित है, मतलब निजी और सार्वजनिक दोनों है। और यहाँ पर यदि है भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित है। तो ये सही है, मतलब पहला सही है, नहीं चौथा सही है, पहला गलत है और कौन सा है, दूसरा। तो दूसरा और चौथा हमारा क्या है, सही है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं हमारा ये सवाल, भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः ग्रामीण आधारित है। बिल्कुल सही है, हमारे देश में ग्रामीण जनसंख्या बहुत अधिक है। भारत विश्व की सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्था है। तो ये क्या है, हम लोग अभी विकसित अर्थव्यवस्था में नहीं आते। विकसित अर्थव्यवस्था में जैसे कौन से देश आते हैं, ब्रिटेन आता है, अमेरिका आता है, रूस आता है, चाइना आता है और प्रायः जर्मनी जो है, ये 5 जो देश हैं, या फ्रांस, इटली, ये सारे लोग क्या है, ये विकसित राष्ट्र है। हम लोग क्या है, विकासशील है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान लगातार बढ़ रहा है, जरूर ये सही है। मतलब ये वाली गलत हो गया। सेवा क्षेत्र मतलब वे क्षेत्र, मतलब जिसमें सेवा के रूप में, मतलब सर्विस सेक्टर, जिसमें सरकारी नौकरी, इंजीनियर, ये सब लोग जो काम करते हैं वे आते हैं, उसको तिर्यक क्षेत्र बोला जाता है। क्षेत्र भी बता देता हूं। पहला क्षेत्र होता है कृषि का क्षेत्र, जिसमें कृषि करने वाले लोग होते हैं। दूसरे क्षेत्र में क्या होता है, उद्योग, जिसमें उत्पादन किया जाता है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो क्या होता है, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र, तो ये प्राथमिक क्षेत्र कृषि, द्वितीय क्षेत्र उद्योग और तृतीय क्षेत्र क्या होता है, सेवा। ये आपको जानना है। तो उसमें बढ़ रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। भारत की अर्थव्यवस्था में असमानता एक बड़ी समस्या है। जरूर भारत में असमानता बहुत ज्यादा है, एक वर्ग बहुत ज्यादा गरीब है, तो एक वर्ग क्या है, बहुत ज्यादा
अमीर है। तो हमारा देखिए तो दूसरा बस गलत है, बाकी सारे के सारे क्या है, सही है। तो हमारा कौन सा होगा, इसका आंसर नंबर बी होगा। अगला हम लोग देखते हैं पांचवा सवाल। तो इसमें क्या दिया है, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, बिल्कुल सही है। और भारत की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से समाजवादी है, तो ये पूर्ण रूप से समाजवादी नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, तो क्योंकि ग्रामीण है तो ये महत्वपूर्ण है, ये सही है। भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, तो ये भी क्या है, सही है। अर्थात हमारा गलत उत्तर चयन करना है इसमें, तो आपको ध्यान रखना है सही चयन करना है कि गलत चयन करना है, उसके आधार से आप करोगे। तो यहां हम लोग देखते हैं कि कौन सा गलत है, केवल ए दो हमारा गलत है। अगला हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये जैसे आप लोग कई लोग होंगे ऐसे कि बाकी सब्जेक्ट को हम लोग हाँ पसंद आया तो हम लोग राजनीति पढ़ लिए, संविधान पढ़ लिए, इतिहास पढ़ लिए, भूगोल पढ़ लिए। जनरली लोग क्या करते हैं, जियो पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, चलो बहुत अच्छा पढ़े यार, और क्या पढ़ लेते हैं हम, हमारा संविधान पढ़ लेते हैं और बोलते हैं कि मैंने बहुत पढ़ा यार, ऐसा है। लेकिन ये तीनों चीजें तो कॉमन है ना, लेकिन हमारा इसमें 10 सब्जेक्ट है और ये तीनों से केवल दो दो नंबर का आएगा, 2 नंबर इससे, 2 नंबर इससे। लेकिन जब हमारे पास हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो सब लोगों का दिमाग ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स जनरली बहुत कम पढ़ते हैं, क्योंकि वो व्यवहार में भी नहीं होता, ज्यादातर हम उसका उपयोग नहीं करते। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत, इसमें सभी चीजें लगभग इकोनॉमिक्स के मैंने शामिल किया है, तो आप देखेंगे इसके पार्ट सके। तो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, साइंस बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, पर्यावरण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको केवल 3 सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं अक्सर लोग, सबसे शुरू करेंगे तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इतिहास या भूगोल या राजनीति, ये तीनों के अलावा नहीं पढ़ते। फिर एक हफ्ते तक पढ़े, फिर रेस्ट हो जाता है और अंत में क्या करते हैं लोग, फिर बाकी साइंस को देखेंगे, इकोनॉमिक्स को देखेंगे, पर्यावरण को देखेंगे, करेंट। तो इसी से सबसे बड़ा जो बराबर है, जबकि हम लोगों का ये तीनों सब्जेक्ट में पकड़ होता है, कहीं ना कहीं बहुत सारे शब्द हम सुने रहते हैं। तो ये वाला जो इकोनॉमिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर भाग से सवाल आता है, इसीलिए लोगों को क्या लगने लगता है, जो भी पेपर होता है वो कठिन होता है, क्योंकि लोग पढ़े तो केवल क्या रहते हैं, 3 सब्जेक्ट पढ़े रहते हैं, उनको लगता है हम बहुत सारा पढ़े हैं। तो ये चीज नहीं है दोस्तों, आपको सभी पार्ट को सेम पढ़ना है। इसीलिए मैं हर पार्ट का वीडियो जैसे डालता हूं, लोगों को लगेगा कि राजनीति का वीडियो बहुत आसान है, तो आसान है चलो ठीक है, लेकिन आपको सब विषय का देखना है, सब विषय का तैयारी करना है और बराबर करना है, क्योंकि आप राजनीति ज्यादा पढ़ोगे तो उससे केवल 2 नंबर का प्रश्न आएगा, 2 नंबर का ही प्रश्न आएगा, आप जितना पढ़ लो। बाकी भूगोल का भी आएगा तो 2 नंबर का ही आएगा, इतिहास का आएगा तो 2 नंबर का, लेकिन आप इकोनॉमिक्स साइंस को नहीं पढ़ते और उसमें भी 2 नंबर का आएगा तो आपका एक भी नहीं बनेगा। तो हमको सभी भाग को अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए हम इसमें चलते हैं। जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी, ऐसे अर्थशास्त्र के शब्द है जिसको आप सुनोगे तो लगेगा कि हमने कभी ये नहीं सुना है। तो मैं आज आपको सुनाऊंगा, पढ़ाऊंगा और सब चीज बताऊंगा। तो ये वीडियो आप जरूर एक बार नहीं, कम से कम पेपर के होते तक 2 से 3 बार देखो, ताकि आपको इकोनॉमिक्स सभी क्या हो जाए, आसान लगने लगे। तो जीडीपी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये क्या होता है, देश की सीमा के भीतर जो उत्पादित कुल उत्पाद होता है वही क्या कहलाता है, जीडीपी। दूसरा है जीएनपी, ये भी बिल्कुल सेम है, इसमें देश के नागरिकों द्वारा अर्जित आय को क्या बोला जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोला जाता है इसको। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। एनएनपी तो ये क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं इसको। और इसमें से क्या किया जाता है, जितना होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद उसमें से मतलब एनएनपी में से क्या घटा दिया जाता है, अवमूल्यन, या इसी को क्या बोला जाता है, हास, जैसे उत्पादन में जो चीजें माइनस होता है वो चीज। तो ये सारी चीज इसमें शामिल होता है। और पीसीआई, पीसीआई को क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति औसत आय होता है। तो हमारा सही आंसर देखें यदि, तो हमारा सही आंसर जीडीपी में क्या आया था, जीडीपी में हमारे आया था ख, मतलब देश के अंतर्गत जो उत्पादन होता है वो होता है। दूसरा में जीएनपी में क्या आया था, देश के नागरिकों द्वारा। तो इसमें मैं बता दूं कि जो लोग जीएनपी में क्या है, जो विदेशी लोग हैं वो भी भारत में रहते हैं, वो भी आय जो कमाते हैं वो सब के सब किस में आते हैं, जीएनपी में। ये सवाल आता है, लेकिन जीडीपी में आता है, वो ध्यान रखेंगे। जीएनपी में क्या होता है कि जो देश में विदेशी लोग रहते हैं उनका आय को घटा देते हैं, जबकि विदेशों में जो लोग रहते हैं और पैसा कमाते हैं उनके आय को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये डिफरेंस होता है जीएपी और जीएनपी और जीडीपी में। तो ये वाइड एरिया है, आपको
पढ़ना चाहिए। यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। हम उतना डिटेल्स यहाँ नहीं कर सकते, लेकिन जो जरूरी टॉपिक है उसको मैं बताते चलूंगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट। तो इकोनॉमिक्स में आपको ध्यान देना है, बराबर ध्यान देना है। अगला हम लोग देखते हैं कि उत्पादन विधि मतलब जो भी है राष्ट्रीय आय और इसका विशेषता, इसको हमको क्या करना है? मिलान करना है। उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि और मूल्य संवर्धन विधि। तो इसमें से कौन सा है? तो उत्पादन विधि में क्या आएगा? उत्पादन विधि से मूल्य का निर्धारण कैसे होगा? राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन की मात्रा और जो मूल्य है उसको क्या किया जाता है? जोड़ना इसमें शामिल होता है उत्पादन विधि में। आय विधि में क्या चीज शामिल किया जाएगा? क्या हम देखेंगे? मजदूरी, ब्याज, लाभ और किराया वगैरह जो भी है वो ये चीज आएंगे। उपभोग मतलब इसमें सब चीज शामिल होगा ना। थोड़ा सा 1 मिनट ध्यान रखिए। मध्यवर्ती लागत, इसका हम व्याख्या ही देख लेते हैं सही से, ताकि हमको इसका समझ आए कि राष्ट्रीय आय 3 प्रमुख विधियों से होता है, उत्पादन, आय और व्यय विधि। आपको भी ताकि अच्छे से समझ आए और इसका व्याख्या भी हम लोग देख लें। तो मूल्य संवर्धन का भी उपयोग किया जाता है। तो इसमें वही बताया कि उत्पादन विधि में क्या आएगा? ये उत्पादन की मात्रा और मूल्य को उसमें जोड़ा जाता है। यदि हम आय विधि को देखें तो आय में किसको जोड़ा जाएगा? वही मजदूरी, ब्याज और किराया, इनको जोड़ा जाता है। तो आप 2 बस देखते हैं तो 2 बस देखेंगे तो यहां तक हमारा जैसे सी में है तो हम इसको उत्तर लगा सकते हैं। जैसे इसमें सब अलग अलग है तो आप एक को भी जानते हैं तो आप उसको लगा सकते हैं। लेकिन हम 3 का भी देख लेते हैं। व्यय विधि किसको बोलते हैं? तो 3 का क्या हो जाएगा? मतलब व्यय करना मतलब खर्च करना। तो ये सिंपल शब्द से ध्यान रखना है। उपभोग करते हैं, निवेश करते हैं और जो सरकारी व्यय होता है वो उसके अंतर्गत आता है। अगला 4 का मूल्य संवर्धन। मूल्य संवर्धन कैसे हो? मतलब मूल्य को बढ़ाना, संवर्धन करना, मतलब मध्यवर्ती लागत घटाकर मूल्य जोड़ना। मतलब जो भी है जितने सारे सभी चीजें हैं लागत, उनको घटाकर और जो भी मूल्य है उनको सबको जोड़ा जाता है तो वो उसके अंतर्गत आता है। अगला हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय आय से संबंधित जो सवाल है उसको चुनना है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? CSO। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, मतलब केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो या मतलब संगठन, ऐसे जो भी बोला जाता है CSO ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है इसको। तो ये क्या करता है? राष्ट्रीय आय की गणना करता है। भारत का पहला आकलन राष्ट्रीय आय का कौन किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ये सही है। GNP और दोनों एक समान होते हैं? ये एक समान नहीं होते। ऊपर बताया कि एक में विदेशी नागरिकों का व्यय को मतलब आय को हम लोग घटाते हैं, जबकि हमारे देश के लोग जो बाहर है उनके आय को क्या करते हैं? हम जोड़ते हैं। 1955 में राष्ट्रीय आय समिति बनी, तो ये भी क्या है? सही है। मतलब गलत कौन सा है? केवल 3 नंबर। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा? 1, 2 और 4। अगला हमारा है 9th सवाल कि जीडीपी वृद्धि दर आर्थिक विकास का संकेतक है। तो जीडीपी में वृद्धि जैसे होगा तो हमको पता चलेगा कि हमारा आर्थिक विकास क्या है? हो रहा है। तो ये सही है। वास्तविक जीडीपी महंगाई को ध्यान में रखकर गणना की जाती है। तो ये भी सही है। महंगाई जैसे होगा तो हम वस्तुओं का मूल्य उसी प्रकार से देखेंगे। नाम मात्र जीडीपी में मूल्य स्तर को शामिल किया जाता है। तो किया जाता है इसमें जीडीपी में मूल्य के स्तरों को। और जीडीपी हमेशा मानव कल्याण का सटीक माप है। तो ये क्या है? गलत है। यदि देश का पैसा बढ़ता है तो जरूरी नहीं है कि वहां के लोग क्या होंगे? उनका कल्याण ही होगा। कल्याण होगा कहने का मतलब यदि पूंजीपतियों का बस पैसा बढ़ता है तो उससे गरीब वर्ग का कल्याण जरूरी नहीं है। तो इसलिए ये सही नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मतलब चौथा नहीं है। तो कौन सा आ जाएगा हमारा आंसर? 1, 2 और 3। और अगला हमारा है सकल जीडीपी क्या है? घरेलू उत्पादन है। और जीएनपी क्या है? जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। ये हमारा सही है। और एनएनपी क्या है? तो एनएनपी में क्या होता है कि जीएनपी में से क्या घटा दिया जाता है? जितना हास हुआ है। मतलब कोई भी उत्पादन करते हैं हम तो जो घाटा होता है या जो विदेश ले जा रहे हैं पैसा, भारत में भी विदेशी लोग आके कमा रहे हैं और जो अपना पैसा ले जा रहे हैं तो उसको हम लोग घटाते हैं, तब क्या आता है? वो एनएनपी में शामिल होता है। और ये देखें हम राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय मतलब प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं इसको, प्रति व्यक्ति आय, PCI मतलब क्या होता है? ये प्रति व्यक्ति आय होता है। ये आपको
ध्यान रखना है। तो इसमें हम लोग क्या देते हैं, राष्ट्रीय आय, इसमें किसका भाग देते हैं, कुल उत्पादन का भाग नहीं देते, बल्कि क्या देते हैं, कुल जनसंख्या का भाग देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा चौथा नंबर का क्या है, गलत है। अगला हम लोग देखते हैं कि ये है पंचवर्षीय योजना से प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 मैं दे दिया हूं ताकि आपको भी वो याद रह जाए। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, कृषि और सिंचाइयों पर ध्यान दिया गया था। मतलब कौन सा, घ। तो देखो इसमें घ जैसे केवल ये मिला है, ये सही है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, यही आएगा। तो ऐसा मतलब मैं पहले एक आंसर बता के इसलिए बता रहा हूं कि यदि आपको कोई एक आध आंसर पता चल जाता है तो उसमें से आप मिला लो, और बिल्कुल आप जिसमें श्योर हो, जिस सवाल में हम लोग श्योर हैं, तो उस सवाल को आप टिक कर लो। फिर उससे देखोगे कि आप श्योर हो जिसमें कि पक्का ये है, तो उसका ऑप्शन देखोगे, फिर आगे को जरूरी नहीं है कि आप जानते रहो या मिलाते रहो, तो वहां से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे भी जल्दी टाइम नहीं है तो, और पेपर में जानते हैं कि सभी सवाल कूट वाले नहीं होंगे, मतलब कुछ सवाल कूट वाले होंगे। मतलब मान के चलो कि यदि हम जीएस में देखें तो 50 to 70% ही कूट वाले होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, केवल ऑब्जेक्टिव टाइप वाले होंगे। तो ऐसे कर सकते हैं। यहां मैं सबको बताता हूं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से जो 61 तक हुआ, ये फिर क्या वाला था, इसमें औद्योगिक विकास और भारी उद्योगों में इसमें ज्यादा ध्यान दिया गया। तृतीय योजना जो 61 से 66 तक चला, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, आत्मनिर्भरता और कृषि उत्पादन, मतलब आत्मनिर्भर होना हमारा मुख्य उद्देश्य था। तो तीसरे के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, आत्मनिर्भरता। और पंचम जो पांचवा 74 से कहां तक चला, 79 से, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भारत में पांचवा जो पंचवर्षीय योजना जो 74 to 79 चला था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, गरीबी का उन्मूलन करना और रोजगार में ज्यादा से ज्यादा अवसर की प्राप्ति करना। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य था। अगला हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है कि राष्ट्रीय विकास परिषद योजनाओं की स्वीकृति करता था। तो ये क्या है, सही है। योजना अच्छा सही है ना। तो ये क्या करता है, योजनाओं की स्वीकृति देता है, ये बिल्कुल सही। योजना आयोग क्या करता था कि योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता था। तो पहला में क्या आएगा, क। दूसरा में क्या आएगा, ग। और नीति आयोग क्या करता है, तो सहकारी संघवाद और नीतिगत दिशा निर्देश करता है केवल। तो इसमें कौन सा आएगा, ख। और अगले में वित्त आयोग क्या करता है, राज्य और केंद्रों के बीच वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करता है। वित्त आयोग की जितना टैक्स आता है या जो भी पैसा आता है उसको राज्यों को कितना देना है। तो इसका सही आंसर हम लोग देखें तो क, फिर घ। तो क वाला देखो, ये क, घ और ख और घ, ये हमारा सही आंसर होगा। और दोस्तों इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, और यहाँ जो भी सारे वीडियो है उसका पीडीएफ आपको वहां से मिल जाता है। तो यहाँ अगला सवाल हमारा पंचवर्षीय योजना से ही है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई, बिल्कुल सही है। भारत की पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ मॉडल से आधारित है, सही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17 भारत की अंतिम परियोजना थी, बिल्कुल सही है। 2015 के बाद योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, तो बिल्कुल सही है कि 2015 के बाद योजना आयोग को क्या कर दिया गया, समाप्त किया। और क्या आया हमारा, नीति आयोग। तो इसमें से हम लोग देखते हैं कि सबके सब क्या है, सही है, 1 2 3 4। अगला हम लोग देखते हैं, योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ, बिल्कुल सही है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ। नीति आयोग का उद्देश्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, ये भी सही है। नीति आयोग योजनाओं को स्वीकृति देता है, ये क्या है, गलत है। ये योजनाओं को स्वीकृति नहीं देता है। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये हमारा सही आंसर है। अगला हम लोग देखते हैं 15 नंबर के सवाल। प्रथम योजना का मुख्य फोकस कृषि पर था, बिल्कुल सही। द्वितीय योजना का मुख्य फोकस भारी उद्योग पर था, यह भी सही। पंचम का नारा गरीबी हटाओ था, यह भी सही। 11वीं का नारा मेक इन इंडिया था। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का आपको ध्यान रखना है, ये कहां से चला था, 2007 से 2012 तक। जबकि मेक इन इंडिया कब चला है, 2014 में। तो 2014 में जब भाजपा की सरकार आई तब मेक इन इंडिया शुरू हुआ है। तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में चला है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में। तो ये हमारा क्या है, गलत है, मतलब हमारा गलत चुनना है इसमें। तो कौन सा है, केवल
4 गलत है, तो ये आपको ध्यान देना है। अगला हम लोग देखते हैं 16वें नंबर का सवाल कि चावल का संबंध जैसे क्या है, चावल उत्पादन उत्पादन क्षेत्रों के बारे में बताना है। तो चावल कहाँ उत्पादन होता है, तो चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा बताया कहाँ होता है, धान का पश्चिम बंगाल में, तो पहला क्या आ जाएगा घ। गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, पंजाब और हरियाणा में, तो इसका क्या हो जाएगा ख। कपास का उत्पादन कहाँ होता है, तो महाराष्ट्र और गुजरात में होता है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा ग। और चाय का उत्पादन कहाँ होता है, दार्जिलिंग और आसाम में, तो इसमें क्या आ जाएगा क। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा क ख ग क। तो ये 16 नंबर का सवाल। अगला हमारा है कि इसमें योजनाएं हैं और उचित संबंध है, इसको जोड़ना है। जैसे हरित क्रांति है, हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो हमारा हरित क्रांति किससे संबंधित है, खाद्यान्न से, तो इसका क्या आ जाएगा ख। दोस्तों आपको जो आंसर होगा उसमें हो सकता है ऐसा नहीं मिले, इसमें मैं सबको एडजस्ट करके किया हूं, आपको पेपर में ख ख ही मिल जाए 2-3 सामने में, तो आपको ध्यान रखना है। श्वेत क्रांति किसके लिए है, श्वेत क्रांति का मतलब क्या होता है, दूध, दूध का कलर श्वेत होता है, तो इसमें नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो इसमें ग आ गए। नीली क्रांति किसके लिए है, मत्स्य पालन के लिए, मतलब मछली पालन के लिए, तो ये कौन सा हो जाएगा घ। और गोल्डन क्रांति मतलब सुनहरा जिसको बोलते हैं, वो किसके लिए है, बागवानी और फलों के लिए है, तो ये आपको ध्यान रखना है कौन से नंबर आ जाएगा क। मतलब ख वाला देखो ख ग घ, ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार से आपको बिल्कुल फुल प्रैक्टिस मिलेगा दोस्तों इस वीडियो से, तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर करें। और आपको मेरा एक सलाह यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा यदि केवल हिस्ट्री, पॉलिटी और जियो पर ही फोकस्ड है, तो आज से अपना सिस्टम बदल लो, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट बस पढ़ के कभी कभी हमको लगता है कि हमने बहुत ज्यादा पढ़ लिया, तो वो बिल्कुल सही नहीं है। आपके जितने पार्ट्स है, मान के चलो 20 पार्ट्स का, 20 दूनी लगभग 40 पार्ट्स है, तो आप पढ़ते हो तो 40 पार्ट्स को आपको इक्वली ध्यान देना है, क्योंकि नंबर वैसे ही है। और ज्यादा से ज्यादा मैं बताया पहले भी कि जो सीजी पुलिस का है उसमें सीजी का और रीजनिंग का ज्यादा आता है, तो आपको दोनों को ज्यादा से ज्यादा इस पर फोकस करना होगा। 30 नंबर है और जीएस में 20 और मैथ्स में भी 20 है। तो आगे हम लोग देखते हैं हमारे कृषि पर। भारत की कृषि मानसून पर निर्भर है, बिल्कुल सही है। भारत की मिश्रित कृषि पद्धति है, ये भी सही है। भारत की कृषि में अभी भी पारंपरिक साधनों का प्रयोग होता है, जरूर होता है ग्रामीण क्षेत्रों में। भारत दुनिया में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है, ये बिल्कुल गलत है, मतलब सही चुनना है। तो हमारे 1, 2 और 3 सही है। तो भारत गेहूं उत्पादन में कौन से स्थान में है, दूसरे स्थान में, जबकि पहले स्थान पर गेहूं उत्पादन में बोले तो कौन है, चाइना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, भारत में कृषि में सबसे अधिक लोग रोजगार पाए हैं। अब रोजगार ऐसे है, काम चल रहा है, बाकी ऐसे मनी नहीं है, समझ जाओ उसमें। भारत में कृषि का योगदान जीडीपी में घटता जा रहा है, तो पहले की तुलना में घटता है, सही बात है। भारत में वाणिज्यिक कृषि का विस्तार हुआ है, ये भी सही है। कृषि में आधुनिकीकरण पूरी तरह से हो चुका है, तो ये बात गलत है, पूरी तरीके से अभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि सब चीज काम लेबर से ही किया जाता है, मशीनों से हम कुछ ही काम कर सकते हैं, और आगे भी भविष्य में भी पूरा आधुनिकीकरण शायद ही पॉसिबल हो। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 1, 2, 3। अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि भारत में कृषि मानसून आधारित है, जरूर मानसून आधारित है, कुछ जगह सिंचाई का साधन है, बाकी यही है। भारत में शुष्क क्षेत्रीय कृषि भी होती है, शुष्क क्षेत्रों में भी कृषि होता है। मतलब शुष्क क्षेत्र किसको बोलते हैं, जैसे उत्तर भारत के क्षेत्र। जैसे यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि सबसे कम वर्षा कहाँ होता है। मैं इसके लिए ऑप्शन देता हूं आपको, राजस्थान, गुजरात, जम्मू या लद्दाख उसको बोल सकते हैं, एक साथ बोले, जम्मू कश्मीर या लद्दाख। और एक और शहर हम लोग ले लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य। इन चारों में से कौन में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, ये आप कमेंट करके बताओ। आपका कमेंट आपको बताएगा कि आपका तैयारी कितना है, तो अपने आप को चेक करो। भारत में सिंचाई के साधनों का कोई महत्व नहीं है, बिल्कुल गलत। सिंचाई का भरपूर महत्व है यहाँ, क्योंकि मानसून कभी भी धोखा दे देता है। भारत में गन्ना और कपास नकदी फलन है, तो ये सही है। तो केवल गलत छांटना है, तो हमारा कौन सा है, 3 नंबर। आगे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर संस्थाएं और उसके कार्य दिया हुआ है, और ये ऑप्शन है।
तो आरबीआई, आरबीआई का काम क्या है? मौद्रिक नीति का निर्माण करना, तो ये सही है। पहले में क्या आएगा? एसबीआई का काम क्या है? एसबीआई क्या है? वाणिज्यिक बैंक है जो लोन देता है लोगों को या उद्योग धंधों को। और नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड क्या है? कृषि और ग्रामीण किसी को ये विकास और वित्त प्रदान करता है, तो इसका क्या हो जाएगा? ख। और सेबी क्या करता है? पूंजी बाजार में नियमन करता है, मतलब जैसे आप लोग जाने होंगे एक जो शेयर मार्केट बोलते हैं उससे संबंधित है ये, तो उसमें समझ जाइए। तो ये कौन सा है? आ जाएगा घ। तो क ग घ, क कौन सा है ये ऑप्शन इसका? क के बाद ग, तो इसमें सही ऑप्शन शायद दिक्कत है। क ग मतलब ऑप्शन इसके उत्तर में लिखा है क ग, लेकिन इसमें ये सही नहीं हुआ है, तो ये देख सकते हो उत्तर में क फिर ग फिर ख फिर ग, इसमें शायद ये बाई मिस्टेक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं हमारा मांग खींच मुद्रास्फीति है ना, ये किससे रिलेटेड है? तो उत्पादन लागत बढ़ने के कारण जो उत्पादन में ठहराव और कीमतों में वृद्धि, उत्पादन लागत बढ़ने के कारण जो भाव बढ़ता है उसको क्या बोला जाता है? उत्पादन लागत वृद्धि। लागत धक्का, तो लागत धक्का मतलब लागत में क्या होगा? उत्पादन लागत ये आएगा उत्पादन लागत में, है ना। कीमतों में गिरावट कब होगा? अवस्थिति। तो आपको चारों में से कोई भी ऐसे ध्यान रखना है, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, मेरे को जैसे जिसमें भी डाउट हुआ तो मैं बिल्कुल क्लियर कट में करूंगा ना, जो चीज क्लियर कट है हम उसको देखते हैं। अवस्थिति मतलब क्या होता है? कीमतों में गिरावट। मतलब चौथे नंबर में हम देखें तो क्या आया ये? का। ठहराव मुद्रा स्थिति, मतलब ठहराव आ गया मुद्रा स्थिति में, मतलब कीमतों में क्या हो गया? उत्पादन में ठहराव और कीमतों में क्या होता है? वृद्धि। तो ये क्या हो जाएगा? ग, ऐसा करके। और हम अधिक मांग के कारण, अधिक मांग के कारण क्या होगा? ये होगा, मतलब जितना अधिक मांग होगा जो उसका मूल्य है वो क्या होगा? बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा। तो लास्ट में जो आया वो क्या होगा? ख होगा। तो लागत धक्का, इसमें अब देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन, तो देखो यही सही है जो हम लोग बताएं। और इसमें आगे और आप देख सकते हैं अवस्थिति मतलब कीमत में, जैसे एक चीज और जो शब्द आया है उसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं ताकि जो भी इकोनॉमिक्स नहीं जानते उनके लिए हो। मुद्रा स्थिति मतलब मूल्य का बढ़ना, जो कीमत में जो उछाल आता है उसी को क्या बोलते हैं? मुद्रा स्फीति। और अवस्थिति किसको बोलते हैं? जब मुद्रा का नहीं, जब वस्तुओं का मूल्य गिरते जाता है उसको क्या बोला जाता है? अवस्थिति। जैसे टमाटर का रेट हम लोग देखें, अभी टमाटर कम है, उसका रेट बढ़ते जा रहा है, मतलब वो क्या है? मुद्रा स्थिति। लेकिन जब टमाटर हम लोग आगे देखेंगे अक्टूबर नवंबर या दिसंबर जनवरी में, तो टमाटर का रेट घटते जाएगा। जैसे अभी 50 रुपए किलो है, वो 40 होगा, 20 होगा, 30 होगा और 5-10 रुपए तक आ जाएगा, तो वो क्या कहलाता है? अवस्थिति। और उसके बाद फिर से बढ़ते जाएगा, 50 से 100 रुपए हो जाएगा, उसको क्या बोला जाता है? मुद्रा स्थिति। ये आपको सिंपल भाषा में ध्यान रखना है। आगे हमारा है आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ, बिल्कुल सही है। 1 अप्रैल, वो भी डेट ध्यान रख लेना। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ, ये भी डेट ध्यान रख लेना, 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई नोट जारी करने वाला ये एक संस्था है, बिल्कुल सही है। आरबीआई केंद्र सरकार के अधीन एक वाणिज्यिक बैंक है, तो ये कोई बैंक नहीं है, ध्यान रखना, ये बैंकों का नियमन करता है, कोई पैसे का लेन देन ये नहीं करता। तो इसके 1, 2 और 3 क्या है? सही है। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली दोहरी है, अनुसूचित और गैर अनुसूचित, ये बिल्कुल सही है। अनुसूचित बैंकों को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची में रखा जाता है, ये भी सही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन 1975 में हुआ, ये भी सही है। आरआरबी मतलब इसी को बोला जाता है ना, ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को तो रीजनल रूरल बैंक बोला जाता है। एक रीजन, एक क्षेत्र विशेष के लिए जो बैंक है। तो आरआरबी का उद्देश्य विदेश व्यापार का विकास है, तो विदेश व्यापार लिखा है और यहाँ ग्रामीण है, तो इससे आपको समझ जाना चाहिए ये बैंक विदेश व्यापार के लिए नहीं है। जैसे हर राज्य का अपना एक क्या होता है? ग्रामीण बैंक। जैसे छत्तीसगढ़ का बोले तो छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक होगा, महाराष्ट्र का तो महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक होगा, उत्तर प्रदेश का तो उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब ग्रामीण बैंक क्या है? स्थानीय बैंक है जो केवल वहीं पर विशेष काम करेगा। तो हमारा चौथे नंबर का गलत है, तो
आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? सी। अगला हम लोग देखते हैं कि भारत में वर्तमान में कागजी नोट कौन जारी करता है? आरबीआई। बिल्कुल सही है। 1 रुपए का नोट और सिक्का कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। तो दोस्तों ध्यान रखना है, 1 रुपए के नोट में आपसे कई प्रकार के सवाल पूछ सकता है कि 1 रुपए के नोट में किसका साइन होता है? तो इसका साइन होता है वित्त मंत्रालय के मुखिया मतलब वित्त सचिव का। सिक्का में तो कोई साइन नहीं होता, तो सिक्का यही जारी करता है। कौन? 1 रुपए का केवल नोट और सिक्का वित्त मंत्रालय। बाकी जो है उससे बड़े सिक्के सिक्के मतलब सिक्के सब वही जारी करता है। जो बड़े नोट है उसमें आरबीआई जारी करता है, और आरबीआई के ही गवर्नर का क्या होता है? बाकी सारे रुपयों में साइन होता है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। इकोनॉमिक्स में नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है, तो ये बिल्कुल क्या है? गलत है। किसका होता है? आरबीआई के गवर्नर का। 2000 का नोट 2016 में प्रचलन में आया था। कब आया था? 8 नवंबर 2016 के बाद, जब क्या हुआ था? डीमोनेटाइजेशन हुआ था। तो इकोनॉमिक्स में ये डेट भी ध्यान रखोगे, 8 नवंबर 2016 के डेट में, कि इस दिन से क्या हो गया था? कौन से नोट बंद हो गए थे? 500 और 1000 के नोट चलन से बंद कर दिए गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो है हमारा कौन सा है जो गलत है? कौन सा? 3 नंबर का। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, ये भी मैच द फॉलोइंग है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि और सिंचाई। कृषि पहला का था। तृतीय का किसका था? तृतीय का क्या था? आत्मनिर्भरता था। पंचम का क्या था? पांचवे का। दोस्तों आपको 2-3 बार ऐसे सवाल आ रहा है कि आपको पूरे 50 प्रश्न करते तक कई चीजें रट्टा मार हो जाएगा, मतलब बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे वीडियो को और पूरा देखेंगे, और पेपर तक कम से कम 1 से 2 बार देखेंगे, तो आपको इकोनॉमिक्स का कोई भी चीज पढ़ने की जरूरत लास्ट में नहीं पड़ेगा। तो आगे हम लोग देखते हैं कि पंचम का क्या है? गरीबी हटाओ मुख्य रूप से था। और तो अष्टम का क्या था? 8वें का उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। ये एलपीजी पूछता है। एलपीजी क्या है? तो एलपीजी आपका गैस वाला एलपीजी नहीं है। अर्थशास्त्र में एलपीजी मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसका जो सही बोले, एलपीजी मतलब लिबरेशन, तो उदारीकरण, और पी मतलब प्राइवेटाइजेशन, तो ये निजीकरण, और जी मतलब ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। तो ये होता है लिबरलाइजेशन, है ना? तो उदारीकरण, तो और प्राइवेटीकरण और ग्लोबलाइजेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर पहला का क्या हो जाएगा? दूसरा में मतलब ख। और तीसरा का क्या था? आत्मनिर्भरता, मतलब ये नहीं, कैसे कर दिया? इसका क्या हो गया? ग ना। पहला का क्या है? ग है, दूसरा का ख है, और तीसरा का देखो क्या? पंचम का क्या है? क, मतलब इसका क है, और 8वां का मतलब घ का घ ही है, ऐसे करके। तो ग ख क मतलब हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, पंचवर्षीय योजना, पंचम योजना किससे? तो पंचम योजना किससे संबंधित है? गरीबी हटाओ। ये आपको बिल्कुल अब याद हो गया होगा। षष्टम योजना किससे संबंधित है? तो षष्टम योजना आपको, जैसे हमारे पर यहां से आपको दिक्कत होता है कि कौन सा है, तो आपको देख लेना है। यदि ऑप्शन हमको ऐसे मिले कि पहला में ख आ रहा है और हमको समझ आ रहा है, तो यहाँ पर देखो ये 2 सवाल है ख वाले, तो इन दोनों सवाल में आप देख लोगे कि कौन सा है। तो पंचम योजना हो गया। अब षष्टम योजना का हम लोग देखेंगे। तो षष्टम योजना का क्या होगा? इसके लिए हम आंसर ही देख लेते हैं ताकि हमारा गलत इससे ना हो। तो षष्टम का क्या होता है? इसका तकनीकी आत्मनिर्भरता, और इसका व्याख्या भी आप देख सकते हो कि षष्टम में क्या होता है? तकनीकी आत्मनिर्भरता। सप्तम में क्या होगा? रोजगार में वृद्धि, और 9वें में क्या होता है? विकास के साथ न्याय। तो आपको ध्यान रखना है, 9वें में विकास के साथ न्याय, और उत्पादन में जो वृद्धि है तो वो किसके लिए हो जाएगा? यहां पर हम लोग देखें तो उत्पादन में वृद्धि किसका है? सप्तम का। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखते हैं कौन सा सवाल है इसमें। हम लोग नीति आयोग, ये हुआ था। अगला हमारा 28वां नवंबर का नीति आयोग से संबंधित आपको जानकारी रखना है। इसका गठन कब हुआ था? 1 जनवरी बताया मैं। यह पंचवर्षीय योजना बनाता है, तो ये बिल्कुल गलत है, ये पंचवर्षीय योजना नहीं बनाता। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये प्रधानमंत्री होता है।
तो ये ध्यान रखना है। और आपको नीति आयोग के उपाध्यक्ष का नाम बताना है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है, ये कमेंट करके आप बताओगे। आप अपना करेंट अफेयर्स का है ये कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को प्रोत्साहन देना होता है। तो हमारा ये भी सही है, मतलब गलत कौन सा है, केवल 2 नंबर। तो हमारा सही कौन सा हो जाएगा, सी। अगला हम लोग देखते हैं 29 नंबर का सवाल। हमको सही कथन को, द्वितीय पंचवर्षीय योजना महान लोबिस मॉडल पर, ये हमारे प्रमुख अर्थशास्त्री थे, तो इसको ध्यान रखना है। द्वितीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिकरण था, मतलब बड़े उद्योग, तो ये भी सही है। चौथी का गरीबी हटाओ था, तो ये गरीबी हटाओ किसका था, 5वीं का, तो ये हमारा क्या है, गलत है। 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम रही, 12 से 17 तक था, ये बिल्कुल सही है, मतलब पहला, दूसरा और चौथा, ये हमारा सही आंसर होगा। अगला हम लोग देखते हैं 30 नंबर का सवाल कि प्रथम पंचवर्षीय योजना चला था, ये बिल्कुल सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना भारत चीन युद्ध और सूखे के कारण विफल रहा। 61 के बाद नहीं, ये द्वितीय नहीं, ये तृतीय है ना, क्योंकि जो चीन युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 62 में। तो यहाँ से द्वितीय हम लोग देखें तो 59 से कहां तक जाएगा, 56 से 61 तक, और तृतीय क्या होगा, 61 से लेकर 66 तक। तो 62 में हुआ था भारत चीन का युद्ध, तो वो तीसरे में जाएगा, तो ये कौन सा होगा, तृतीय है ना, तो इसको ध्यान रखेंगे। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 1950 में। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ था, 1947 में, ये हमारा गलत है। कब हुआ था, 51 में, तो हमारा चौथा बस क्या है, गलत है। आगे फिर से है 1951 में क्या हुआ था, ये हमको ध्यान रखना है। तो 1951 में क्या हुआ था, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुआ था, ये इसी में आएगा का। 1971 में क्या हुआ था, जनसंख्या विस्फोट हुआ था, तो इसी समय से भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा, तो इसमें भी क्या आएगा, ख ही आएगा। 2001 में क्या हुआ, तो 2001 में साक्षरता दर में बहुत तेज वृद्धि हुआ, और 2011 में क्या हुआ, लिंगानुपात में सुधार हुआ, 940 पर पहुंच गया, तो ये बिल्कुल सही जमा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, क, ख, ग और घ होगा। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही जमा है। इसका मतलब आपको ये चीज भी जानकारी रखना है कि कुछ सवाल, एक आध सवाल ऐसे भी मिलेगा जिसमें बिल्कुल सही सही जमा है, तो आपको डाउट हो के ऐसे नहीं कर देना है कि हम लोग गलत कर दें उस चीज को, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक आध सवाल कम से कम ऐसे, या एक ऑप्शन में कम से कम 1-2 सवाल ऐसे मिलेंगे, ये क्योंकि सब अलग अलग दे तो लोग जमाते हैं, अलग अलग में कर देते हैं। और कभी कभी आप देखोगे कि हम लोग जैसे एक टीचर ही है, लेक्चरर है, तो हम लोग क्या करते हैं, पेपर ऐसे बहुत सारे जांचते हैं, तो 4 ऑप्शन है, तो चारों को बच्चे बिल्कुल हम लोग सही भी दिए रहते हैं ऑप्शन, उसको भी ऐसे करके क्या करते हैं, बिल्कुल अलग कर देते हैं। मतलब हर जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, मतलब जो उचित संबंध है, वो बिल्कुल गलत कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते किसी का, तो धोखे से ऐसा हो जाता है। बाकी कई सही भी हो जाते हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है, तो ये आपको भी ध्यान रखना है। यहाँ उत्तर प्रदेश और जनसंख्या के बारे में दिया है, तो उत्तर प्रदेश में क्या है, तो उत्तर प्रदेश किसके लिए जाना जाता है, सर्वाधिक जनसंख्या। आपको यहाँ पर दिया सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, तो आपको यहाँ पर शब्दों को बिल्कुल आराम से ध्यान रखना है, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। अगला सिक्किम है, तो पहले में क्या आ गया, ग, सिक्किम है। सिक्किम जानते हैं हमारा भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला है, तो ये क्या आ जाएगा, घ। बिहार, बिहार क्या है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, क। और अरुणाचल प्रदेश क्या है, सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व क्या है, वही का है। तो ग, घ, क, ख, कहां पर है, ग वाला देखो, तो ग, घ, क और ख, ये हमारा सही आंसर होगा। अगला हम लोग देखते हैं जनसंख्या से संबंधित, तो भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है, तो हमको 2011 का ही आंकड़ा चलना है। आपको कुछ भी पूछा जाए जनसंख्या या संख्या से ऐसे कुछ भी रिलेटेड, साक्षरता, सबसे अधिक जनसंख्या, ये वो जो भी चीजें पूछा जाए, तो आपको 15 साल पहले का ही आंकड़ा लेना है, उसको बदलना नहीं है। आप यदि पेपर में पढ़े भी हैं, तो उसको पेपर में व्यापम नहीं लेगा, उसको एक चीज ध्यान रखेंगे, तो आपको जो अथराइज्ड आंकड़ा है जो 2011 का, वही ही लेना है। साक्षरता दर 74% है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहां पर है, उत्तर प्रदेश में रही, तो ये गलत है।
और जनसंख्या वृद्धि दर इतना रहा, तो ये भी सही है। तो ये आंकड़े हैं जनसंख्या से, मतलब जनगणना से, तो 3 गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व है। तो आप पेपर में पढ़े होंगे कहीं भी, भारत अब क्या हो गया, डब्ल्यू मतलब हम लोग बोलते हैं यूएनओ ने भी बोल दिया कि भारत अब सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला हो गया होगा, लेकिन ये अथराइज्ड नहीं है अभी। तो भारत की जनसंख्या अभी भी क्या है? दूसरे नंबर पर है। तो पहले नंबर पर डालोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो वो अथराइज्ड नहीं है। जब भारत सरकार बोलेगी कि हमारी जनसंख्या 1,45,000 मतलब 145 करोड़ से ज्यादा हो गया, तब ये आंकड़ा लेगा। तो अभी व्यापम उसको दूसरे नंबर पर ही लेगा, ये आपको याद रखना है। भारत का 50% से अधिक हिस्सा शहरी में है, ये गलत है भारत से। और ये इसको भी नहीं लेना है, मान लो अभी के डेट में हो भी गया होगा, तो हमको कब का लेना है? 2011 का ही लेना है, जब 30% से 35% के आसपास शहरी क्षेत्र था। भारत में आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है, मतलब जो लोग आश्रित हैं वो अधिक है। तो पहला सही हुआ, तीसरा सही। और भारत की माध्य आयु 24 वर्ष है, ये बिल्कुल गलत है। माध्य आयु कितना है हमारा, वो आप कमेंट करके बताओगे। मतलब ये 60 और 80 के बीच में है, ये आपके लिए क्लू है। तो आपका तैयारी होगा तो भारत की मध्य आयु मतलब मध्यमान आयु कितना है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ये आपके लिए है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? पहला और तीसरा। भारत की जनगणना हर 15 वर्ष में होता है, जैसे 2000 कब हुआ था? 11 में, और अब कब होगा? 2025 में। तो यहाँ पर 15 साल हुआ, लेकिन ये क्या है? बिल्कुल गलत है। भारत की जनगणना कब होता है? हर 10 साल में होता है। पुरुष साक्षरता 82% है, सही है। महिला साक्षरता 65% है, ये सही है। 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बिहार का रहा, ये भी क्या है? सही है। मतलब गलत कौन सा है? केवल एक वाला गलत है। अगला देखते हैं हम, ये भी कुछ इस संबंधी है कि प्रत्यक्ष कर क्या है। तो प्रत्यक्ष कर कौन सा है? आयकर है। अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? जीएसटी है। आगे हम लोग देखते हैं राजस्व व्यय में कौन आता है। तो राजस्व व्यय में कौन आता है? सड़क निर्माण और बांध निर्माण। जबकि नहीं, ये अलग हो गया ना। राजस्व व्यय में कौन आता है? ये सब्सिडी और पेंशन। आपको थोड़ा सा एक बात बता दूं, राजस्व व्यय क्या होता है? तो राजस्व व्यय वो व्यय होता है जो हमारा खर्चा अनिवार्य है। जैसे हमको वेतन देना, मतलब हम यदि कर्मचारी हैं तो हमको जो वेतन दिया जाता है वो राजस्व व्यय है, मतलब उससे कुछ भी नहीं आएगा। पेंशन दिया जाता है, वो भी क्या है? एक राजस्व व्यय है। सब्सिडी दिया जाता है, गैस सिलेंडर लेते हो तो उसमें जो भी 40-50 रुपए वापस आ जाता है, वो भी क्या है? राजस्व व्यय है। मतलब उससे सरकार को कोई भी आमदनी नहीं होता, तो किसमें आता है? राजस्व व्यय में। और पूंजीगत व्यय, तो पूंजी निर्माण जिससे होता है उससे, जैसे पूंजी कैसे बनेगा? सड़क निर्माण। अब सड़क बनेगा तो क्या होगा? लोगों का आवागमन होगा, सरकार उस पर टैक्स लेता है बहुत सारा। बांध का निर्माण होगा, इससे सिंचाई होगा, और सिंचाई से फसल का उत्पादन बढ़ेगा, मतलब इससे हमारा पूंजी बढ़ रहा है। रोड जितना अच्छा बनेगा, आवागमन मतलब हर चीज बेहतर होते जाता है। रोड अच्छा है तो विकास बेहतर होगा, तो ये पूंजी निर्माण है। तो ये बिल्कुल सब सही मिले हुए हैं। तो दोस्तों ये बताने का मतलब मेरा ये है कि आपको सब चीज आना चाहिए। हमारा अगला है विस्तारवादी राजकोषीय नीति कौन सा है। तो विस्तारवादी राजकोषीय नीति और संकुचनवादी, तो इसमें आपको ध्यान रखना है विस्तार कब होगा? जब सरकारी व्यय क्या हो? बढ़ाना हो। विस्तारवादी लिखा है मतलब हमारे पास 10,000 का आय हो और हम 11,000 का व्यय का जब बजट बनाए, वही क्या कहलाता है? राजकोषीय नीति। किसके अंतर्गत होता है वो? जब कहा कर दिया, व्यय को जब हम लोग बढ़ाए, जो उधार लेते हैं, तो ये एक विकास का प्रतीक है। उधार लेना ऐसा माना जाता है अर्थशास्त्र में, लेकिन इतना उधार लेना जिससे आप डूब जाओ, वो नहीं है विकास का ना। मतलब विकास का मतलब है कि हम लोग खर्च ज्यादा करें तो वो विकास माना जाता है, ऐसा अर्थशास्त्र में होता है। संकुचन का क्या होता है? संकुचन का राजकोषीय नीति क्या होता है? इसको घटा देना। मतलब हम लोग देखें तो आंसर 2 होगा, फिर कौन सा होगा? 1 होगा। और राजस्व घाटा, तो राजस्व घाटा क्या होता है? जब राजस्व व्यय ज्यादा हो और राजस्व मतलब पैसे की प्राप्ति कम हो, तो उसको क्या बोला जाता है? राजस्व घाटा। और राजकोषीय घाटा क्या होता है? जब कुल व्यय अधिक हो और कुल प्राप्ति क्या हो?
कम हो। सरकार को कुल प्राप्ति क्या होता है, टैक्स से प्राप्ति होता है, सरकार उधारी लेता है उससे प्राप्ति होता है, और सरकार कर लेता है उससे प्राप्ति होता है, ब्याज लेता है ना, टैक्स पटाता है। इसमें देखो तीन प्रकार से इसका मुख्य चीजें हैं। एक हिसाब से सबसे पहले क्या होता है, कर्ज। कर्ज से सरकार सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा करता है। दूसरा चीज क्या होता है, आयकर। और तीसरा चीज क्या होता है, जीएसटी। तो इसमें आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कौन से प्राप्त होता है, कर्ज से, फिर कहां से आता है, जीएसटी से, फिर कहां से आता है, आयकर से। तो ये तीनों इसके मुख्य आय के स्रोत हैं सरकार का, तो आपको इसको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखें, इसका आंसर बता दिया ना, हाँ। अगला हम लोग देखते हैं 38 नंबर का सवाल, राजकोषीय नीति का संचालन वित्त मंत्रालय करता है, ये सही है। मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है, आरबीआई। तो आरबीआई जो नीति बनाता है वो क्या कहलाता है, मुद्रा से संबंधित नीति। और वित्त मंत्रालय बनाता है वो राजकोष। राजकोष मतलब खजाना, राज्य का कोष मतलब राजकोष मतलब राज्य का खजाना, ये ध्यान रखना। राजकोषीय नीति केवल कराधान से संबंधित है, तो कराधान से नहीं, ये आय और व्यय दोनों से संबंधित है। बजट राजकोषीय नीति का प्रमुख उपकरण है, क्योंकि बजट से ही राजकोषीय नीति को एक इंप्लीमेंट किया जाता है, जब अमली जामा पहनाना जिसको बोलते हैं वो किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4 हमारा सही आंसर होगा। अगला हम लोग देखते हैं, राजकोषीय घाटा अधिक होने पर सरकार क्या लेती है, ऋण लेता है, बिल्कुल सही है। बजट घाटा क्या होता है, कुल व्यय में से कुल प्राप्ति, तो ये बजट घाटा। राजस्व घाटा और पूंजी घाटा दोनों मिलकर राजकोषीय घाटा होता है, तो ये भी क्या है, सही है, दोनों मिलकर। और हम लोग देखते हैं, राजकोषीय नीति केंद्र सरकार बनाती है, राज्य नहीं, तो ये क्या है, गलत है। मतलब हमारा सही कौन सा है, देखें तो 1, 2 और 3 है। तो इस प्रकार से ये सवाल होता है। हमारा 40वां प्रश्न है कि राजस्व घाटा केवल चालू आय और व्यय का अंतर है, तो ये क्या है, सही है। पूंजीगत व्यय में ऋण की अदायगी आती है, तो पूंजीगत व्यय में ऋण की अदायगी नहीं आती। बजट घाटा और राजकोषीय घाटा दोनों समान है, तो ये क्या है, हमारा गलत है। और भारत में बजट हर वर्ष संसद में पेश किया जाता है, तो ये 3 सही है हमारा। मतलब ये पूंजीगत व्यय में ऋण अदायगी होती है, आय व्यय का ये अंतर होता है, और ये क्या है, संसद में हर वर्ष पेश किया जाता है। तो हमारा कौन सा गलत है, केवल 3 नंबर की दोनों बजट घाटा और राजकोषीय घाटा ये नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है, समान नहीं होते। अगला हमारा है 41 नंबर का। जैसे हमारे पास सवाल है, फिएट मुद्रा क्या होता है। तो फिएट मुद्रा किसको बोलते हैं, कि वह मुद्रा क्या होता है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, वो क्या कहलाता है, फिएट मुद्रा। मतलब कोई भी मुद्रा जो सरकार द्वारा क्या होता है, वैध होता है, उसी को क्या बोला जाता है, फिएट मुद्रा। और चेक क्या होता है हमारा, कि बैंक द्वारा जारी भुगतान का एक साधन है। तो हमारा पहला में कौन सा आ रहा है, 3, और दूसरा में कौन सा आ रहा है, 2। प्लास्टिक मनी किसको बोला जाता है, तो प्लास्टिक मनी किसको बोला जाता है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को, मतलब ये 1। तो अगला हमारा बन गया बिटकॉइन। तो बिटकॉइन किसको में आएगा, क्रिप्टो करेंसी में आएगा, मतलब 4, मतलब 3, 2, 1, 4। तो 3, 2, 1 और ये 4 हमारा सही आंसर होगा। अगला हम लोग देखते हैं, उच्च शक्ति संपन्न मुद्रा क्या होता है। उच्च शक्ति जिसका सबसे ज्यादा शक्ति होता है, वो क्या होता है वास्तव में, कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा वो ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो इसका हम लोग देखिए, ये सबसे नए टाइप का सवाल है कि आपको यदि अर्थशास्त्र पढ़े रहेंगे तभी ये चीजें आएगा, अन्यथा ये चीजें क्या है, बिल्कुल नया सा लगता है कि क्या चीजें हैं ये, ऐसे करके। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो उच्च शक्ति है इसमें से किसका है, रिजर्व मनी, नगद मनी, या नगद, या केवल नगद और डिमांड ड्राफ्ट डिपॉजिट। तो इसका सही आंसर है A 4 और B 1 और C ये। तो इसको हम लोग देखते हैं, इसका व्याख्या नीचे में दिया गया है कि जो उच्च ये मनी है वो कौन सा है, रिजर्व मनी। रिजर्व मनी कहने का मतलब जो हम रिजर्व करके रखते हैं। M1 क्या है, संकीर्ण मुद्रा है, मतलब नगद और डिमांड। और M0 क्या है, मुद्रा आपूर्ति है। और M3 क्या होता है, तो हम लोग देखें तो व्यापक मुद्रा होता है। तो हम लोग यदि इसमें देखें ऑप्शन में, तो हमारा सही क्या हो जाएगा, जैसे सीमांत प्रवृत्ति का कौन सा आएगा, रिजर्व मनी, जो हम अपने पास सुरक्षित रखते हैं वही क्या है, हमारी सबसे सीमांत प्रवृत्ति का मुद्रा होता है। वाणिज्यिक बैंक का नगद या करेंसी जो भी हम लोग रखे रहते हैं, क्योंकि वास्तविक समय में जब भी काम आता है तुरंत हम उसका उपयोग कर सकते हैं, कहीं से भी हमको उधार नहीं लेना पड़ेगा या और कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो वो है
व्यापक मुद्रा की बात करें तो व्यापक मुद्रा क्या होता है, नकद होता है, और डिमांड ड्राफ्ट, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। संकीर्ण मुद्रा की बात करें तो संकीर्ण मुद्रा क्या होता है, ये नगद, डिमांड डिपॉजिट और सावधि जमा, ये भी किसमें आएंगे, नहीं एक चीज ऊपर और है ना, इसको हम लोग नहीं देख पाए, जैसे उच्च शक्ति संपन्न मुद्रा, ये किसमें आ जाएगा, ये रिजर्व मनी जो हमारे पास सुरक्षित होता है, तो ये चीज होता है। अगला सीमांत प्रवृत्ति मुद्रा, तो ये किसका होता है, केवल नगद और डिमांड डिपॉजिट मुद्रा। और जबकि व्यापक मुद्रा जो होता है M3, वो कौन सा होता है, नगद, डिमांड, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें देखो क्या चीज जुड़ा, केवल सावधि जमा। सावधि जमा मतलब जो हम एक निश्चित अवधि के लिए जो पैसा जमा किए रहते हैं वो चीज होता है, तो वो चीज जब जुड़ जाता है तो वही क्या हो जाता है, व्यापक मुद्रा। और जब सीमांत मुद्रा की बात करें तो उसमें क्या होता है, नगद और डिपॉजिट, मतलब ये दोनों एक से है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया है, सावधि जमा। और संकीर्ण मुद्रा की बात करें तो संकीर्ण मुद्रा कौन सा होता है, जो हम नगद रखते हैं और रिजर्व बैंक के पास होता है, वो संकीर्ण मुद्रा होता है। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर है। तो इसमें कम से कम एक आध आपको पता हो तभी आप बना सकते हैं, या दो पता हो तब बना सकते हैं, नहीं तो आपको ऐसी तुक्का लगाना होगा। और क्योंकि सबको तुक्का लगाना ही है, मैं उसके लिए कैसे तुक्का लगाना है इसके लिए खास वीडियो आपके लिए बनाऊंगा पेपर से पहले ही। तो आगे हम लोग देखते हैं, मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करना रिजर्व बैंक करता है, बिल्कुल सही है। मुद्रा नगद आरक्षित अनुपात बढ़ाने से मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है, ये क्या है, गलत है। CRR, केस मतलब नगद जो है, केस रिजर्व रेशियो इसका पूरा नाम है, C फॉर केस, R फॉर रिजर्व रेशियो। इसका मतलब क्या होता है कि जो हर बैंक है उसको कुछ निश्चित राशि 10-20 जितना भी परसेंट होता है उसको रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है। तो यदि ये बढ़ाएगा तो मुद्रा आपूर्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि बैंकों को ज्यादा पैसा कहाँ रखना पड़ेगा, RBI के पास। तो इसलिए ये क्या है, गलत है। वैधानिक तरलता अनुपात मतलब SLR को वाणिज्यिक बैंक नगद, स्वर्ण और स्वीकृति के रूप में रखते हैं, तो ये क्या है, सही है। ये क्या है, स्टैंडर्ड लिक्विड रेशियो, मतलब इसमें कुछ चीजें क्या होता है कि रखना पड़ता है अपने पास सुरक्षित, या रिजर्व बैंक के पास वो चीज है स्टैंडर्ड वैधानिक तरलता अनुपात, मतलब बैंकों को अपने पास रखना पड़ेगा। तो ये चीजें, रेपो रेट घटाने से ऋण महंगा हो जाता है, तो ये गलत है। रेपो रेट घटाने से ऋण क्या हो जाएगा, सस्ता होगा। रेपो रेट मतलब क्या होता है, जो बैंक है, जो बैंक क्या करते हैं, RBI से जो उधार लेते हैं कम समय के लिए, 14 दिन से 1 महीना के आसपास तक, तो ये क्या करेगा, बैंक इनको उधार देगा, तो उसी को क्या बोला जाता है, रेपो रेट। किस दर में देता है, वर्तमान में ये कितना परसेंट है, 6%, मतलब लगभग ये फिर से घटाया तो 5.5 हो गया है अभी वर्तमान में। पहले ये 6.5 तक था लगभग 2 साल तक, अभी इसको घटाते घटाते ये कितना पहुंच गया है, 5.5 में। तो यदि आपसे पूछा जाए वर्तमान रेपो रेट क्या है, तो आप अभी का बताओगे तो कितना हो जाएगा, 5.55। तो उतना, तो इसको जितना घटाएंगे तो बैंकों को कम ब्याज देना पड़ेगा, तो बैंक भी क्या करेंगे, अपने ग्राहकों को कम ब्याज देंगे। तो इसलिए रेपो रेट जब घटता है तो दर भी घट जाता है, और जब बढ़ता है तो ऋण भी बढ़ जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखता है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए तो लगभग क्या है, सभी मतलब चौथा क्या है, गलत है। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 1, 2 और 3 हो जाएगा, मतलब 1 मिनट। CRR बढ़ने से मुद्रा स्थिति घटती है, बढ़ती नहीं, तो रेपो रेट घटने से ऋण क्या होगा, ये सस्ता होगा। 2 को हम लोग एक बार फिर से चेक करते हैं। अच्छा, 2 को मैं केवल ये बता दिया, नगर आरक्षित अनुपात क्या होता है, बढ़ाने से क्या होता है, मुद्रा बढ़ती है। मैंने इसको कम ही बताया कि नगद आरक्षित अनुपात, जैसे बताया मैं सही, मतलब ऑप्शन में गलत ले लिया। मतलब जैसे क्या होता है, CRR जितना ज्यादा पैसा क्या रखना पड़ेगा, बैंकों को RBI के पास रखना पड़ेगा, तो उनके पास मुद्रा की आपूर्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मान लो जैसे 1 करोड़ में से 5 करोड़ रखना था, अब 10 करोड़ रख पाएगा, तो उनके पास स्वाभाविक रूप से पहले 95 था, कितना हो जाएगा, 90। तो मुद्रा की आपूर्ति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसलिए ये गलत है और ये गलत है। तो पहला और तीसरा क्या है, सही है। दोस्तों, कोई भी सवाल में कभी कभी हम लोगों से बोलते समय भी या प्रिंट मिस्टेक हो जाता है, तो उसको आपको सुधार के ही करना है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, या आप जानते हैं तो ये होता है, तो भी उसको इस चीज का ध्यान रखना है, सुधरा हुआ ही आपको उपयोग करना है, मतलब सही ही प्रश्न का आंसर उपयोग करना है आपको। ओपन मार्केट ऑपरेशन मौद्रिक नीति का एक उपकरण है। ओपन मार्केट मतलब खुला बाजार बोलते हैं, तो खुले बाजार की नीति। RBI द्वारा प्रतिभूतियों की खरीद से व्यापार में नकदी बढ़ती है, ये भी सही है। प्रतिभूति मतलब बांड होता है, वो खरीदता है और बाजार में पैसा डालता है। रेपो दर और रिवर्स रेपो दर दोनों RBI नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही है। जैसे वो जितना में ब्याज देता है और जितने में ब्याज लेता है वो है। मौद्रिक नीति का निर्माण वित्त मंत्रालय करता है, तो ये क्या है, राजकोषीय नीति का निर्माण करता है, तो ये गलत है। मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है, RBI। तो हमारा पहला, दूसरा और
तीसरा ये सही है। अगला हम लोग देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। मुद्रा आपूर्ति के सभी मापदंड आरबीआई द्वारा परिभाषित है। ये क्या है? सही है। कौन क्या है ये बताया गया है उसकी परिभाषा में, ये चारों को। ये मुद्रा मापदंड की क्या है? टूल्स है। आरबीआई का गवर्नर कार्यकाल आजीवन होता है, तो किसी भी पोस्ट का कार्यकाल आजीवन नहीं होता है। हाँ, नेता बन सकता है राज्यपाल, लेकिन हर 5 साल में उसको भी चुनाव जीतना होगा तभी बनेगा वो। तो इसलिए 4 क्या है हमारा? गलत है। अगला हम लोग देखते हैं कि इसमें भी ऑप्शन है निर्यात प्रोत्साहन परिषद। तो इसके जो गठन है निर्यात को प्रोत्साहित करेगा, मतलब कौन सा आएगा? सरकार द्वारा व्यापार उदारीकरण विदेश व्यापार में सहयोग हेतु संस्था है ये, है ना। उदार जो निर्यात प्रोत्साहन है। अगला देखेंगे आयात शुल्क का कौन लगाएगा? सरकार द्वारा लगाया गया एक क्या है? कर है। तो इसमें क्या आ जाएगा? 3 और क्या आ जाएगा? 2। और मुक्त व्यापार समझौता क्या है? 2 देशों के बीच एक समझौता है, जिसके अंतर्गत मुक्त व्यापार मतलब एक देश, जैसे मान लो इंडिया है अभी वर्तमान में, भारत का इसके साथ ये हुआ है यूके के साथ, मतलब इंग्लैंड और भारत ने क्या किया है? मुक्त व्यापार समझौता किया है। इसके तहत क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे वस्तुएं होता है जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने से कर क्या होता है? बहुत कम होता है, या कुछ करों को क्या समाप्त भी कर दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है। तो मतलब ये खोल होगा। और व्यापार उदारीकरण, तो ये किसके लिए है? WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है इसको। ये व्यापार के लिए उदारीकरण उसका एक नियमन करता है। तो ये 1 हो जाएगा। इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट होगा। तो ये करना है आपको। अगला हम लोग देखते हैं CRR, SLR, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर। तो ये क्या है? तो यहाँ पर क्या है आपको ध्यान रखना है? CRR केस रिजर्व रेपियो, केस रिजर्व रेशियो, रेशियो मतलब अनुपात होता है, नगद आरक्षित अनुपात। मतलब आरबीआई के पास क्या होता है? आरबीआई में नगद रखना अनिवार्य है, मतलब एक निश्चित राशि आरबीआई के पास हर बैंक को क्या करना पड़ता है? रखना पड़ता है। उसको क्या बोला जाता है? ये CRR बोला जाता है। अगला हम लोग देखें, जैसे रेपो रेट है, तो रेपो रेट क्या है? आरबीआई को उधार देने की दर, आरबीआई से उधार लेने की दर है ये। तो सी में क्या आ जाएगा तुम्हारा? 2। सी में 2। और रिवर्स रेपो क्या है? आरबीआई को उधार देने का दर है, तो डी में क्या आ जाएगा तुम्हारा? 4। और यहां पर हम लोग देखें पहला CRR में क्या देखे? आरबीआई में नगद रखना, मतलब ये आरबीआई है, यहां पर क्या रखेंगे? नगद रखेंगे, उसको क्या बोलेगा? नगद रखना। ये तो ये पहला में पहला नंबर का ही आएगा। और एक बच गया ये SLR। तो SLR क्या होगा? आरबीआई में प्रतिभूति या सोना रखा जाता है, उसको बोला जाता है। तो ये 3 नंबर, तो 1 3 2 4, तो 1 3 और 2 4 ये हमारा आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा, यहाँ पर लिखा है आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप टेलीग्राम में जाएंगे और टेलीग्राम में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, अर्थशास्त्र का टॉपिक थोड़ा कठिन होता है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, वीडियो को कई बार देखना है। तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिए, और यदि ऐसे ही और अच्छे कंटेंट आपको पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगला सवाल है हमारा BSE। BSE क्या है? एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1992 में। ये सही है। सेंसेक्स का NSE का मुख्य सूचकांक है, मतलब इसका सूचकांक है, और तो ये गलत है। वास्तव में NSE मतलब राष्ट्रीय मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका जो है सूचकांक क्या है? निफ्टी 50 है, तो इसका सूचकांक ये है। और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक कौन सा है? सेंसेक्स। जैसे आपने समाचार में सुना होगा कि सेंसेक्स का बढ़ रहा है, अभी 18,000 है, 20,000 है, ऐसे करके, तो यही है BSE है ना। और ये निफ्टी वगैरह बोलते हैं वो NSE है। जो शेयर मार्केट में खासकर पैसे वैसे लगाते हैं, उनको इन चीजों के बारे में ज्यादा पता होता है। तो हमारा ये चीज है, मतलब हम लोग देखें तो शुरू के 2 सही है और बाद के शुरू के 2 सही है और बाद के 2 गलत है। तो सही कथन को हमारा, ये देखो यहाँ लिखा भी है शेयर बाजार, तो शेयर बाजार से रिलेटेड ये लोग इसके बारे में जानते हैं। तो जैसे मैं बताया आपको, तो आपको भी ये जानना है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन मतलब एक सिंपल सी भाषा में ये होता है कि दुकानदार जैसे आपको कुछ देता है और आप दुकानदार को देते हो, ये भुगतान संतुलन है। अब इसमें 2 चीजें होता है कि आप कभी पैसा नहीं देते, मान लो हम लोग सामान ले लेते हैं दुकानदार से, उधारी होता है, लेकिन वहां पर हमारा पैसा थोड़ा बच जाता है उधारी, तो ये भी भुगतान संतुलन है, कुछ वहां पर माइनस हो गया। दूसरा चीज है कि हम दुकान वाले को पैसा दे दें और बोले कि आप ये सामान मेरे लिए ला देना, मतलब पहले हम लोग पैसा दे दिए, जबकि वो उसका जो है
क्या बोलते हैं सामान बाकी है, तो ये भी भुगतान संतुलन ही है। मतलब 3 तरीके से होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, या दोनों क्या होंगे, बराबर होगा। एक कंडीशन ऐसा आएगा कि दोनों का जो लेन देन है इक्वल होगा, जबकि एक में एक तरफ ज्यादा होगा, एक तरफ कम होगा। जैसे हम उधारी लेते हैं ओ, और दूसरी तरफ क्या होता है एक, जब हम पैसा देके सामान मंगाते हैं दुकानदार से, ओ वाली। तो इसमें ये चीज आपको ध्यान रखना है। मतलब यहाँ पर यदि वो चालू घाटा का अर्थ क्या है, चालू खाता घाटा का अर्थ ये है कि हमारा जो आयात है निर्यात से क्या है, अधिक है। हम आयात से ज्यादा करते हैं, मतलब अधिक चीजें बाहर से मंगा रहे हैं। तो कोई भी देश यदि ज्यादा सामान बाहर से मंगा रहा है, मतलब खरीद रहा है, तो उसको ज्यादा पैसे की आवश्यकता होता है, इसलिए वो घाटा कहलाता है। विदेश नीति पूंजी खाते में शामिल होता है। तो जरूर शामिल होता है कि विदेशी निवेश, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आके जैसे बड़ी फैक्ट्रियां बनाता है, जो भी, तो प्रत्यक्ष रूप से भारत को टैक्स पटाएगा, उसको जीएसटी देना पड़ेगा, लैंड लेना पड़ेगा, और भी लोगों को रोजगार का सुविधा मिलेगा, बहुत सारी चीज फायदा होता है इससे। तो ये क्या होता है, सरकार के पूंजी खाते में शामिल होता है। और आईएमएफ, ये क्या है, आईएमएफ डब्ल्यूटीओ का एक अंग है, तो ये इसका अंग नहीं है। आईएमएफ अलग है और डब्ल्यूटीओ अलग है। इंटरनेशनल क्या होता है, ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, मतलब इंटरनेशनल मनी फंड, मतलब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। और ये क्या है, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है। तो 1 2 3 हमारा सही है। तो अगला सवाल है, अगला सवाल लास्ट है, इसमें हमारा है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 बार हुआ, एक 1969 में और एक 1980 में। और भुगतान संतुलन हमेशा अधिशेष होता है। सेबी का गठन 1992 में हुआ और शेयर बाजार का नियमन सेबी करता है। तो ये 4 तथ्य है, ये चारों में से बताना है आपको गलत कौन सा है, और ये ऑप्शन है 1 2 3 4। तो दोस्तों ये लास्ट का सवाल है, जैसे मैं ऊपर बताया उसी के आधार पर, या आपका तैयारी अभी तक कितना है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये कौन सा एक गलत है इसमें से। तो आपको कमेंट में आंसर देना है। और दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो बनाने का। और यदि नए हो फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, तब तक के लिए धन्यवाद।